दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैं स्टैटिक पोर्शन मैक्सिमम कवर करूंगा, जिससे कि आप लोग जब एग्जाम में बैठे थोड़ा कंफर्टेबल आप लोग फील करेंगे। इसके अंदर में मेन फोकस मेरा स्टार्टिंग में मैप पर रहेगा। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के इन्वायरमेंट के देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो ये वो पोर्शन है जो कि हर साल आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये करंट नहीं है, ये एक स्टैटिक पोर्शन है। मैप दिखाकर उसकी लोकेशन के बारे में बात करूंगा और इसी के साथ में आसपास वाले एरिया भी आप लोगों को बताऊंगा। ज्योग्राफी कुछ टर्म्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा फायदा ये वीडियो आप लोगों को पहुंचाने वाली है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिखे स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आप लोगों को आंसर देना है। ये छोटी सी अगर रिक्वेस्ट आप लोग फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। इसी के साथ में और भी जो वीडियो मैंने बना रखी है आप लोगों ने देखा, मैंने अभी 2-3 दिन से लगातार और पहले भी कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि आप लोगों को रिसेंट भी जो भी एग्जाम हो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोगों को जाना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि नॉर्मली अपना ना प्रैक्टिस में इतना खून इतना पसीना बहा लेना चाहिए कि फिर ग्राउंड लेवल पर फिर खून ना बहे। कहते हैं ना कि अगर तलवारबाजी अगर आप लोग प्रैक्टिस में खूब अच्छे कर लो, फिर जब ग्राउंड पर जाकर तलवारबाजी करोगे तो वहां पर आप लोगों का खून नहीं बहेगा। ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से इतनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी होगी, पर ये प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाता है। तो प्रैक्टिस हमेशा इंसान को परफेक्ट बनाती है और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। आप लोगों ने बेस्ट तैयारी की है और उसी के बेस पर आप लोगों का रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये नैनो मैगजीन की जगह आ रही है आजकल आप लोगों की, क्योंकि मैंने बताया था कई सारे बच्चे जो है बोले थे सर थोड़ा सा उस पर फोकस कर लीजिए, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अपना जब तक आप लोगों का प्रीलिम्स होता है तब तक ट्राई करते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे बोले सर नैनो मैगजीन लेकर आओ, तो यार मेरे साथ में ना असमंजस पड़ जाता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम है थोड़ा सा मेरे पास में, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो उसके चलते हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो अच्छे से आप लोग एंजॉय करिएगा, वीडियो आप लोगों के सामने होगी, एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद में अपना स्कोर जरूर बताना कि कैसा रहा आप लोगों का स्कोर, तो जिससे कि मुझे पता चल सके कैसे आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और एक बात और बता देता हूं, एक ही क्वेश्चन में से आप लोग कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसको इतने ध्यान से सुनिएगा कि अलग अलग डायमेंशन से उससे कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो भी बातें हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो बिहार आज का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपनी कंट्री यानी कि अपने प्यारे भारत के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर हमारी कंट्री का जो टोटल एरिया है वो बोला जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बेसिकली हमारी कंट्री का एरिया बताया गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो कोस्टल बाउंड्री है वो लगभग 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर है मेन लैंड की अगर बात करते हैं। जब आप लोग इसमें कोस्टल आइलैंड जो एरिया है उसको भी आप लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि जो द्वीप समूह वाला एरिया है उसको भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो ये 7600 यानी कि यहाँ पर ये 7600 किलोमीटर के करीब यहाँ पर हो जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, इनमें बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया है 1 and 2 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग के हिसाब से कौन सा आंसर सही है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आप लोग आगे देखिएगा। नजर डालते हैं यहाँ पर अपनी कंट्री के ऊपर डिटेल में। ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर टोटल आप लोगों को 9 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है। यहाँ पर जब अगर इन 9 राज्य की हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो बाउंड्री निकल कर आती है वो 6100 किलोमीटर के करीब आती है। पर लेकिन जब यहाँ पर अंडमान निकोबार की हम लोग बात कर लेते हैं और इसी के साथ में लक्षद्वीप जो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं, तो सारा जो आइलैंड वाला एरिया है उसको भी जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये जो हो जाता है ये 7600, या फिर अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 7516 की बात यहां पर की जा रही है। लगभग ये कोस्टल बाउंड्री आप लोगों की निकल कर आती है 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जब हम लोग काउंट करते हैं तो ये है यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग और भी कुछ बातें याद रख सकते हैं, जैसे आप लोग मैप को ढंग से देखिए और क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है यहाँ पर इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, इसको यहाँ पर कोंकण कोस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है, और मालाबार कोस्ट यहाँ पर आप लोगों को जो नीचे वाला एरिया है मालाबार रीजन वाला उसको मालाबार कोस्ट के नाम से पुकारते हैं। इसी के साथ में अगर इधर चलेंगे तो इसको बोलते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न ये सर्कल्स। ठीक है ना, इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे ये हो गया कर्नाटिक प्लेन, और यहाँ पर इसको कार्डमल ये कोस्टल एरिया भी इसको बोला जाता है। तो इस नाम से भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में कौन से कोस्टल एरिया को क्या बोला जाता है। जब आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पर ईस्टर्न साइड में तो इसको उत्कल कोस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये कई सारे नाम, आंध्रा कोस्ट बोला जाए ये भी पूछा जाता है किस साइड में कौन सा कोस्ट पड़ता है, तो इनके बारे में भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। यहाँ पर ये पुलिकट लेक हो गई, पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट
कि किस कोस्टल एरिया पे है, वेस्टर्न पे है, ईस्टर्न पे है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चिल्का लेक काफी न्यूज में रहती है उड़ीसा के अंदर, इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये वेम्बनाड लेक आप लोगों के सामने है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। तो एक ही मैप में आप लोगों से इतनी सारी बातें एक साथ आप लोगों को क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही बता सको, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, डी आंसर सही है। सारी स्टेटमेंट यहां पर एकदम करेक्ट है। एरिया हमारी कंट्री का इतना है जो अलग क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा कोस्टल एरिया स्टेट का है और बाकी सबको इंक्लूड करके ये वाला है। तो ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ये रटने नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा खाका माइंड में होना चाहिए कि हमारी कंट्री की बाउंड्री वगैरह कैसे कैसे कौन सी है, ठीक है। आइए आगे चलता हूं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को फोकस देकर चलेगा और ये इतने इंपॉर्टेंट हिल एरिया है जो कि आप लोगों से कई बार अलग अलग पूछ ले जाते हैं कि ये हिली एरिया पड़ता कहां पर है। तो एक एक करके डिटेल में जानेंगे। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो माउंटेन्स हैं ईस्ट टू वेस्ट आप लोगों को ये लगानी है, यानी कि ईस्ट से स्टार्ट करना है और वेस्ट की साइड में आप लोगों को जाना है। गायरो, जैंतिया, नागा और खासी, ये चार आप लोगों के सामने यहाँ पर और चारों इस तरीके से आगे पीछे यहाँ पर लगा रखी है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी आप लोगों को ये बताना है। पहले बोला गया सबसे पहले गायरो, ईस्ट से वेस्ट चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, यानी कि इस साइड से हम लोग इस साइड में चल रहे हैं, ऐसे याद रखिए, ठीक है। यहां पर गायरो आएगा, फिर जैंता, फिर नागा, फिर खासी। पहले गायरो आएगा, फिर खासी, फिर जैंता, फिर नागा। पहले जैंता आएगा, फिर गायरो, फिर खासी, फिर नाग, ठीक है, नागा। इसके अलावा फिर लास्ट में बोला गया जैंता आएगा, गायरो आएगा, नागा आएगा और खासी आएगा। ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे ज्यादा। अब देखिए, अब आप लोग समझ पाएंगे। यहां पर बात की जा रही है, यह है पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया यहां पर देखिए, ये हो गया यहां पर गायरो, ये हो गया खासी और ये हो गया जैंता, ठीक है। तो कौन सा एरिया है ये है मेघालय वाला एरिया और नागा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली नागा, जैंता, खासी और गायरो, तो ये एक स्टेटमेंट है, बी आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और वैसे भी आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे यहां पर ऑप्शन चाहे कुछ भी होता रहे, आप लोग वैसे याद रखिए इनको, ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट तक अगर आप लोगों से पूछ जाए तो इनका सीक्वेंस आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर गायरो आता है, अगर आप लोग इधर से चलते हैं, खासी आता है, जैंता आता है और नागा आता है। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहां पर है। काफी फेमस ये एरिया है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये गंडक रिवर हो गई, ये गंगा और ये कोसी हो गई, जिसको बिहार का शोक के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर तीस्ता रिवर हो गई, जिसके बारे में हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं। हल्का सा मैप को जरूर देखा कीजिए जब भी आप लोग कोई मैप आप लोगों के सामने आता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, गायरो, खासी, जैंता और नागा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग याद रखिए इसको। मिजो हिल थोड़ा नीचे चलेंगे, ये पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर आप लोगों को मिजो हिल भी देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं लेक लोकतक के बारे में। तो लेक लोकतक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये लोकेट है मिजोरम वाले एरिया में, यानी कि जो मिजोरम राज्य है वहां पर लेक लोकतक देखने को मिलेगी। मिजोरम कहां पर है ये आप लोगों को एकदम माइंड में आना चाहिए, ये हो गया मिजोरम, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहां पर देखा भी था, आप लोगों को याद होगा मिजोरम में मिजो हिल है, तो इसके नाम पर भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मिजोरम वाले एरिया की बात यहां पर बेसिकली की जा रही है। तो बोला गया मिजोरम में है यहां पर लेक लोकतक। दूसरी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि ये एक लेक जो है ये रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है, यानी कि जो रामसर जो ये सिटी है ये ईरान के अंदर है। वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था कि जो वेटलैंड है उनको कंजर्व करने की बात की गई थी। तो इससे कनेक्टेड आप लोग इसको कर देख सकते हैं। तो बोला गया कि लेक लोकतक जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो कौन सी आंसर सही है? तो आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर मेरा आंसर देखिएगा। तो यहां पर जो आंसर सही है वो है बी, यानी कि ये रामसर कन्वेंशन के अंदर तो आती है पर लेकिन ये मिजोरम में नहीं है। तो फिर कौन से राज्य में है आइए एक बार नजर डालते हैं अच्छे से। ये देखिए पर्टिकुलर ये हो गया मिजोरम और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो मणिपुर देखने को मिलेगा। तो मणिपुर में है लेक लोकतक, जो कि यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। लेक लोकतक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं। इसी के साथ में इसको 23 मार्च 1990 में इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको दर्जा दिया गया था, डेजिग्नेटेड साइट, ठीक है, वेटलैंड के तौर पर। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और मैप थोड़ा पुराना है, यहाँ पर तेलंगाना नहीं है, तो तेलंगाना वाले दुखी मत होना कि तेलंगाना नहीं बना है, यहाँ पर ये लो तेलंगाना भी बन गया, ठीक है। बाकी ये लोकेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा लेक लोकतक की। ओके, तो आंसर क्या हो गया? आंसर आप लोगों के सामने हो गया यहाँ पर बी। आगे बढ़ता हूं, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये जो आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बोला जा रहा है यहाँ पर आइलैंड, खासकर जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अंडमान निकोबार वाले में बेसिकली निकोबार आइलैंड की बात की जा रही है, इसको नॉर्थ से साउथ में लगाने की बात की गई है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इनको तीनों को पैटर्न में लगाना है।
तो इनको तीनों को पैटर्न में लगाने के लिए आप लोग आंसर देखिए, तब आप लोग आंसर दे पाएंगे। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों को मुंह जुबानी याद है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख दीजिए, उसके बाद में आंसर फिर देखिएगा। वैसे एक बार ऑप्शन के ऊपर भी नजर डाल लीजिए। ए में है यहाँ पर कार निकोबार सबसे पहले आएगा नॉर्थ साइड में, फिर लिटिल आएगा साउथ में थोड़ा सा, और ग्रेट निकोबार सबसे नीचे आएगा। पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया ग्रेट निकोबार सबसे ऊपर आएगा, लिटिल निकोबार उससे नीचे, कार निकोबार सबसे नीचे। सी में बोला गया ग्रेट निकोबार सबसे ऊपर आएगा, कार निकोबार बीच में और लिटिल निकोबार सबसे नीचे। डी में बोला गया लिटिल निकोबार सबसे ऊपर आएगा, कार निकोबार बीच में और ग्रेट निकोबार सबसे नीचे। तो आइए सारे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, कहाँ इतनी टेंशन लेने की जरूरत है भैया। जब नहीं हुआ, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, ये आमिर खान वाली मूवी जिसमें वो पीके मूवी जिसमें वो एलियन था, ठीक है। तो वही जिस तरीके से वो भाषा बोलने लगता है, कभी कभी बीच में वही याद आ जाता है, तो थोड़ा सा टंग, जो मेरी टंग है वो उसी साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एंजॉय कर लिया कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री माइंड रह के पढ़ाई कीजिए। टेंशन लेके ना तो आप लोगों के माइंड में घुसने वाला है, ना लंबे समय तक आप लोग याद रखने वाले हैं। जितना मजा लेकर पढ़ाई करोगे उससे ज्यादा आप लोग उसको कभी लंबे समय तक याद रख ही नहीं पाओगे, अगर आप लोग उसको मजा लेके पढ़ा नहीं करोगे। तो हमेशा पढ़ाई को मजे लेकर करो, जितना ज्यादा हंस सकते हो, जितना ज्यादा अपने आप को एंटरटेन कर सकते हो, उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में। सबसे ऊपर है कार निकोबार, दूसरे नंबर पर लिटिल और चौथे और तीसरे नंबर पर यहाँ पर ग्रेट। यानी कि कार में बैठो लिटिल से ग्रेट बन जाओ, यानी कि कार में बैठते ही लिटिल मास्टर ग्रेट बन गया। ऐसे आप लोग कुछ भी तिकड़मबाजी करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता था अंडमान वाला एरिया, तो ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया, अलग अलग आइलैंड है, दोनों को मिलाकर अंडमान निकोबार बोला जाता है। ऊपर वाले का अगर क्वेश्चन बने फ्यूचर में, नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर आता है, ठीक है। इसके बाद में फिर यहां पर देखिए ये हो गया लिटिल अंडमान, ठीक है, नॉर्थ और लिटिल, फिर है बीच में मिडिल और लोअर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ, मिडिल, लोअर और लिटिल। तो ये इस तरीके से आप लोग के चार हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग इसको देखिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि लोअर और जो लिटिल है ये दोनों नीचे हैं, नॉर्थ और मिडिल वो दोनों ऊपर हैं, ठीक है। यानी कि मिडिल जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है यहाँ का। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी, जो भी आप लोगों को एक्रोनिम आप लोगों का बनता है, और अगर कभी आप लोगों ने बनाया भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। ऐसे एक्रोनिम आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट किया करो, ठीक है, तो जिस तरीके की आज दूसरे बच्चे भी उसको याद रख सके। तो ये इंडियन ओशन में हमारा आइलैंड वाला एरिया है, जो कि आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग मैप देखेंगे एग्जैक्ट, तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं, अगर मेन लैंड से आप लोग कंपेयर कर इसको देखते हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से करा कीजिए। तो आंसर क्या हो गया आप आंसर हो गया ए, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अगर अंडमान के बारे में बोले तो ऊपर हो गया नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, और यहाँ पर हो गया ये फिर नीचे आ गया लिटिल, नॉर्थ, मिडिल, लोअर और लिटिल, और पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडमान वाले एरिया में देखने को मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अब आप लोगों को साउथ इंडिया में लेकर चलता हूं। इतना फ्रीक्वेंटली और इतना फेमस क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। माउंटेन पीक के बारे में बात की जा रही है, साउथ टू नॉर्थ आप लोगों को चलना है। कौन से माउंटेन पीक हैं? ये है अन्नामुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी और यह है मलयागिरी, ठीक है। तो इनके बारे में बोला गया है, ये आप लोगों को सीक्वेंस में लगाना है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, यानी कि नीचे से ऊपर चलना है। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया अन्नामुड़ी, डोडाबेटा, महेंद्रगिरी और मलयागिरी। बी में बोला गया है अन्नामुड़ी पहले आएगा, फिर डोडाबेटा, फिर मलयागिरी और फिर महेंद्रगिरी। सी में बोला गया डोडाबेटा पहले आएगा, फिर अन्नामुड़ी, फिर मलयागिरी, फिर महेंद्रगिरी। डी में बोला गया डोडाबेटा पहले आएगा, फिर मलयागिरी, फिर अन्नामुड़ी, फिर महेंद्रगिरी। तो आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर आप लोग है नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे पढ़ पढ़कर मैं भी कंफ्यूज हो गया। आइए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है, ये हो गया यहाँ पर आप लोग देखते हैं अन्नामुड़ी, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलेंगे, डोडाबेटा हो गया, ये हो गया महेंद्रगिरी और ये हो गया मलयागिरी। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे एरिया हैं, इनका नाम भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये भी कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कई और भी नाम जैसे आप लोगों से है ना कि ये पर्टिकुलर एरिया है, तो उसके बारे में हल्का हल्का सा, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया को आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखे यहाँ पर नीमगिरी, ठीक है। तो इसके बारे में पता चल गया कि ये मलयागिरी हो गया, ये महेंद्रगिरी हो गया, इसके बीच में नीलगिरी है। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया बस उसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया अन्नामुड़ी, ये हो गया डोडाबेटा, ये हो गया यहाँ पर कुंद्रमुख, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आप लोग आसपास वाले एरिया, जैसे महाबलेश्वर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आप लोग थोड़ा सा फोकस जरूर दिया करो, जो आसपास वाले एरिया होते हैं उनके ऊपर भी, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर आएंगे थोड़ा तो बद्रीनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया, ओके। तो ये हमारा केटू हो गया। तो बहुत सारे एरिया इस तरीके से आप लोगों के सामने है। मैप में पॉज करके उसको थोड़ी सी देर निहारा करो मैप को, जब भी कोई आप लोग कुछ इस तरीके से एक्टिविटी देखते हो। कंचनजुंगा आप लोग देखते हैं, जिसको आप लोग कई बार केटू के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलता हूं, आंसर ए हो गया। एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से, जो जापान है उसके 4 बड़े आइलैंड है,
उनके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। जो मेन आइलैंड है जापान के, जापान भी एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है, तो इसके बारे में बात करते हैं। जापान के जो आइलैंड है उनको बोला गया है नॉर्थ से साउथ वाले रीजन में आप लोगों को लगाना है। पहला बोला गया है हुन्सु आएगा, फिर होकाकाइदो, फिर शिकाकू, और यहां पर ये होगा क्योंसु। ठीक है, तो ये है आप लोगों के सामने, इसी तरीके से सारे नाम है, फिर आगे पीछे कर बताया गया है। आप लोगों को बताना है नॉर्थ से साउथ में लगाना है। ये एक बार मैप में नजर डाल लेते हैं, फिर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप लोग यहां पर इसको देखेंगे पर्टिकुलर, ये जो मैप है ये है आप लोगों के सामने। सबसे ऊपर आता है यहाँ पर होकाकाइदो, नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ को चलते हैं ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर नॉर्थ और ये हो गया यहाँ पर साउथ। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पर होकाकाइदो, फिर आ गया होन्सु, फिर आ गया यहाँ पर शिकाकू। ठीक है, और यहाँ पर आ गया क्योंसु। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये फिर भी ऊपर है, थोड़ा आप लोग देखते हैं, और ये नीचे हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो डी लगाएंगे। बाकी इसको अपोजिट से भी पूछा जा सकता है, नीचे से ऊपर, यानी कि क्योंसु, शिकाकू, यहाँ पर हुन्सु और ये होकाकाइदो। ठीक है, बाकी प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गड़बड़ हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कई बार इस तरीके के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो कई बार ढंग से ठीक से बोल नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर किया कीजिए। बस एक कॉन्सेप्ट आप लोग पकड़ने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि चीजें रटनी नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आप लोग बैठा लेंगे तो फिर उसको आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। बेसिकली मैं चीजों को अंडरस्टैंड करता हूं, इसीलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर पाता हूं। अगर मैं रटूंगा तो मैं बीच में भूल के खड़ा हो जाऊंगा, उसको बता ही नहीं पाऊंगा आप लोगों को। तो चीजों को अंडरस्टैंड करो, समझो, तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर याद रखने के लिए या पढ़ोगे उसको तो फिर कभी याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग बेसिकली कहता है कि प्यार से चीजें अगर आप लोग दिमाग में लेके जाओगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों को कोई बोले कि भैया जबरदस्ती यहां पर बैठना है, आप लोगों को 6 घंटे नहीं बैठोगे। उसी के साथ में अगर किसी ऐसे इंसान के साथ में जिसके साथ आप लोगों का दिल लगता है तो आप लोग पूरा दिन वहां पर बैठे रहोगे। तो इस तरीके से समझिए, थोड़ा पढ़ाई को भी उसी तरीके से लेकर आप लोगों को चलना है, पढ़ाई से प्यार करना है एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आइलैंड एरिया, खासकर जापान वाले एरिया के। ठीक है, यहां पर नॉर्थ कोरिया हो गया जो काफी न्यूज में रहता है, और ये हो गया साउथ कोरिया। तो ये भी एरिया याद रख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं मैप बेस्ड कई बार, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में रहते हैं मैं घुमा फिराकर जहां भी मेरा मौका मिलता है मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं बेसिकली। तो आप लोग अगर रिविजन कर रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा माइंड में, अगर रिविजन नहीं कर रहे हैं तो ही कंफ्यूजन होगा। आगे चलता हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी एवरग्रीन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहाँ पर हवाई द्वीप के बारे में, हवाई आइलैंड। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को ये जो द्वीप है यहाँ पर किस कंट्री का है, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए नजर डाल लेते हैं स्टेटमेंट कौन सी इसके बारे में इनकरेक्ट है। ये बोला गया है हवाई आइलैंड जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। ये है पहली स्टेटमेंट। हवाई आइलैंड जो है ये इक्वेटर के नीचे लाई करता है, यानी कि इक्वेटर जो होती है उसके नीचे ये आता है। हवाई आइलैंड ये कंसिस्ट करता है टोटल मिलाकर 12 मेन आइलैंड। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो आंसर जो सही है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। आंसर जो इसका सही है वो है सी, यानी कि 2 एंड 3। आइए एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हो गया सी आंसर। टोटल मिलाकर अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ये यूएसए का पार्ट है, ये अमेरिका हो गया, अमेरिका का पार्ट है हवाई आइलैंड। ठीक है, तो हवाई आइलैंड आप लोग यहां पर देखते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों के सामने है, ये यहां पर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। ये इक्वेटर से तो ऊपर ही है। फिर भी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आप लोग ये लाइन अगर ध्यान से देखेंगे बन जाता है, क्या बना हुआ है ये, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा तो ये लाइन है हमारे सामने, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये यूएसए की बाउंड्री हो गई, यहाँ पर मैक्सिको आ गया आप लोगों के सामने। तो पूरा यूएसए जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, पर लेकिन जो ये इसका हवाई आइलैंड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो ये बोला जाता है कि कई बार ऐसी स्टेटमेंट आती है कि यूएसए जो है कंप्लीट यूएसए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है, नहीं, उसका हवाई आइलैंड जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ता है। तो इसलिए वो बड़ी ऐसी ट्रिकी सी स्टेटमेंट देंगे जिसमें बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोग अगर ढंग से उसको पढ़कर गए हैं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। टोटल मिलाकर 8 आइलैंड है यहाँ पर आज के डेट में, जो हवाई आइलैंड है इसके। ठीक है, तो 8 आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो 12 स्टेटमेंट में बोला गया है वो भी यहाँ पर गलत हो गया। तो 8 हो गए मेन आइलैंड, इसी के साथ में हवाई आइलैंड जो हो गया इक्वेटर के ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये नॉर्थ पैसिफिक रीजन में ही लाई करता है, ये आप लोगों ने देख लिया। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये पैसिफिक रीजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। पैसिफिक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ सकता है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इस तरीके से आंसर हो गया सी। ओके,
तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कई बार आप लोगों के माइंड में कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनको लेकर कंफ्यूजन रहता होगा। आइए उन्हीं का कंफ्यूजन आप यहां पर दूर करते हैं, खासकर जब बात करते हैं यहां पर ग्रीन हाउस गैस के बारे में। बोला जा रहा है कि ये स्टेटमेंट कंसीडर करनी है और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इसमें बोला गया है नाइट्रस ऑक्साइड। पहले तो आप लोगों को इनमें जो कंफ्यूजन होता है वो दूर रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका होता है केमिकल फॉर्मूला NO। और तीसरा यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होता है NO2। तो इनके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये कई बार एक एवरग्रीन स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। बोला जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस बेसिक होती है जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से आप लोग बोले टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट का वो बढ़ता हुआ नजर आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये सारी ग्रीन हाउस जो गैस है, जो कई सारी ग्रीन हाउस गैस अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वाटर वेपर हो गई, जो कि सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें से भी बोला गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट आप लोगों से पूछा गया है। और तीनों टर्म ऐसी दी गई हैं जो कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डालेगी। तो यहां पर आज इसको क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन सी टर्म क्या क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं N2O, नाइट्रोजन ये यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड को बोलते हैं NO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बोलते हैं NO2। तो ये जो टर्म है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है वो आप लोग छाड़ लीजिए, इनकरेक्ट अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग आंसर कौन सा आप लोग बताइए। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो आंसर आइए एक बार देख लेते हैं। आंसर है इसका सी आंसर है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये हो गया 2 और 3। ये यहां पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो है ओनली N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। NO या फिर NO2 इनमें से कोई सी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज रहते हैं इनको लेकर। ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखने के तौर पर जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड एक लाफिंग गैस होती है और ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। तो इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए इसको। यहां पर बात की जा रही है नाइदर नाइट्रिक ऑक्साइड और नोर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कोई सी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओनली नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कुछ मिलता जुलता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हम लोगों ने अभी देखा कि हाँ ये ग्रीन हाउस गैस है, अब इसको कंपेयर यहां पर किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लगभग 300 गुना ज्यादा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में अगर आप लोग देखें वो काफी खतरनाक होती है, 300 गुना ज्यादा डेंजर होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में। पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यहां पर यह है कि ये प्रिवेलेंट नहीं रहती है एटमॉस्फेयर में, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीक्वेंटली आप लोग एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, ये नाइट्रस ऑक्साइड ऐसे आप लोग एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी। मेजोरिटी जो पार्ट इसका निकलकर जो इन्वायरमेंट में आता है वो आता है जिस तरीके से कोयला वगैरह, जिससे कोयला फायर किया जाता है, यानी कि कोयला वगैरह जलाया जाता है, या फिर जो इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें से ये बेसिकली निकल कर आता है, यानी कि फ्रीक्वेंटली नॉर्मली ये इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं होता है। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट में पूछा गया जैसे सीवेज होते हैं, फिर ऑर्गेनिक जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, यानी कि जो कचरा होता है उसकी बात की जा रही है, या फिर जो नदी नाले होते हैं उनकी बात, खासकर नाले जो होते हैं आज के डेट में जो यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री वगैरह अपना वेस्ट निकालती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन का सबसे बड़ा पोल्यूशन यहाँ, काफी बड़ा पोल्यूशन यहाँ पर इनमें से हमारी कंट्री में ये है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीवेज और ऑर्गेनिक जो सॉलिड वेस्ट है नाइट्रोजन पोल्यूशन में। तो ये स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर है यहाँ पर ए में बोला गया है ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो जो आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहले तो नाइट्रस ऑक्साइड ये लगभग 300 गुना है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में, और कोल वगैरह जो भी हमारी कंट्री में एक्टिविटी की जाती है, कोयला जलाने वगैरह वाली चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या फिर जहां जहां पर भी यूज किया जाता है वहां पर ये निकलती है और इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए आज की डेट में काफी लार्ज स्केल पर कोशिश ये कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोग फोकस दें एज कंपेयर टू जो कोल एनर्जी होती है उन सब चीजों से दूर रहकर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहले इसके ऊपर फोकस करिए आप लोग। एशिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये रिसेंटली अभी सेटअप करने की बात की गई है, कौन से राज्य के अंदर।
पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरला, तीसरा है बिहार और चौथा है यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिलनाडु। तो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। तो देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। ये है डॉल्फिन, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हमारी कंट्री में सेटअप करने की बात की गई है। ये पटना यूनिवर्सिटी कैंपस, पटना यानी कि बिहार के अंदर, जो कि कैपिटल भी है बिहार की। ये इंडिया का नहीं, एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा। डॉल्फिन जो मछली है उसके ऊपर यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। और ये जो अनाउंस किया गया हमारी कंट्री में, ये डॉल्फिन डे जो कि 5 अक्टूबर को होता है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये इसके अनाउंस किया गया। खासकर ये सेव करने के लिए, क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसको सेव करने की यहाँ पर बात की जा रही है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके और कंजर्व किया जा सके। ये नॉर्मली गंगेटिक रिवर डॉल्फिन इनको बोलते हैं, जो कि गंगा रिवर में बेसिकली पाई जाती है। तो उसी के चलते इनको सेव करने की बात की गई यहाँ पर। अगर बिहार की बात करते हैं जहां से गंगा रिवर होते हुए गुजरती है, माना जाता है कि लगभग 3000 के करीब डॉल्फिन की पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। तो कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। और देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में भी आ सकते हैं। जो यहाँ पर मैंने ऑप्शन सारे डाले हैं वो ऑप्शन सारे के सारे कोस्टल एरिया है, बस बिहार को छोड़कर। तो नॉर्मली क्या बोलेंगे, डॉल्फिन की बात की जा रही है, कोई ना कोई कोस्टल एरिया वाला ही आंसर होगा। तो कोई ना कोई कोस्टल एरिया आ रहा भी यहाँ पर, एक तरीके से दिमाग लगाकर बोलें कोस्टल एरिया वाला कोई सा आंसर होगा, लेकिन आंसर के यहाँ पर बिहार। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप लोग को जरूर, आप लोग एक बार अगर नजरों में को निकाल लेंगे तो आप लोग एग्जाम में इसको पढ़ पाएंगे, याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे सामने सी। इसी के साथ में डॉल्फिन डे जो है वो भी आप लोग याद रखते हैं 5 अक्टूबर, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और एशिया का है ये, ना कि ओनली इंडिया का है। ओके, एशिया का फर्स्ट है ये, इंडिया का फर्स्ट नहीं ओनली। इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आप लोगों ने कई बार सुना होगा आईपीसीसी की रिपोर्ट निकल कर आई है और उसने बताया है कि आप लोगों ने अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो उसी के बारे में है यहाँ पर ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन। सबसे पहले बात की जा रही है कि आईपीसीसी इट वाज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये आप लोगों को पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है आईपीसीसी साइंटिस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक पेपर पब्लिश करते हैं ईच ईयर। कॉम्प्रिहेंसिव समरी रहती है क्लाइमेट के बारे में, उसके इंपैक्ट के बारे में और फ्यूचर में क्या इससे रिस्क हो सकता है, वो सारी बातें बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये एक समरी, एक खाका तैयार करके देते हैं ये, ताकि जो भी इंपैक्ट पड़ने वाले और फ्यूचर में क्या क्या रिस्क रहने वाला है उन सब बातों पर फोकस दिया जा सके। ये होती है बेसिकली इनकी रिपोर्ट। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि आईपीसीसी डजंट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च, यानी कि ये अपनी खुद की कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट ये है। आप लोगों के हिसाब से पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। तो जो यहाँ पर आंसर है इसका बेसिकली वो आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, करेक्ट पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, सी आंसर। सी आंसर है बेसिकली यहाँ पर, यानी कि सी आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग सी आंसर पर नजर डालेंगे तो आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। और देखने में तो ये लगता है कि तीसरी स्टेटमेंट भी गलत होनी चाहिए कि आईपीसीसी रिपोर्ट तो अपने पब्लिश करती है पर लेकिन खुद की रिसर्च नहीं करती, इसका क्या मतलब है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिएगा। सी आंसर में सबसे पहले बोला गया कि ये जो क्रिएट किया गया था यहाँ पर आईपीसीसी वाला मैटर, ये 1988 में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग WMO बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको आप लोग UNP बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पर लोगों के पास में पहुंचनी चाहिए और किस तरीके से इन्वायरमेंट पर नुकसान पड़ रहा है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड या इन सब चीजों का, उसको कंट्रोल किया जा सके। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट होती है वो इंटरनेशनल क्लाइमेट जो भी यहाँ पर ये ऐसी एक्टिविटी होती है उनमें एक नेगोशिएशन का काम करती है। जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ तो वहां पर इस तरीके से बातें की जाती है कि हाँ आईपीसीसी की रिपोर्ट में यार ये पब्लिश हुआ था, हम लोगों को टेम्परेचर जो रखना है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कम रखना है, अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो आइलैंड वाले एरिया में प्रॉब्लम लग जाएगी। यहाँ पर खासकर धरती पर जितने भी अनाज उत्पन्न किए जाते हैं उनकी पैदावार में कमी हो जाएगी, लोगों को प्रॉब्लम और ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो ये तमाम बातें वहां पर फिर डिस्कस की जाती है इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। आईपीसीसी की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन या फिर WMO के अंदर आप लोग बोल सकते हैं। करंटली 195 इसके मेंबर हैं और हमारी कंट्री के जो पचौरी साहब हुआ करते थे वो भी यहाँ पर एक तरीके से टॉप पोस्ट पर थे इस पर, जो रिसेंटली अभी न्यूज में थे काफी। पूरा नाम था उनका राजेंद्र कुमार पचौरी। तो रिसेंटली काफी न्यूज में रहे वो क्योंकि चेयरमैन थे और उनके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट का केस लगाया गया था, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आईपीसीसी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज, वो भी आप लोगों को हल्का सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आप लोगों से इसके बारे में बन सकता है। तो इसके क्योंकि हमारी कंट्री से भी थोड़ी कनेक्शन हो गया तो उस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। और हेडक्वार्टर इसका जनेवा में स्विट्जरलैंड में है
और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कब ये फॉर्म हुई थी। इसके साथ में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में जो भी स्टडी पब्लिश होती है, ये वहां से अपना इनपुट लेते हैं और उसके बाद में उसको इकट्ठा करके रिपोर्ट की फॉर्म में पब्लिश कर देते हैं। यानी कि खुद की रिसर्च ये नहीं करते हैं, ये अलग अलग एरिया से जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड को जानने वाले जानकार हैं, उनकी स्टडी को इकट्ठा करके पब्लिश करते हैं अपनी फॉर्म में। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पर आईपीसीसी की जो रिपोर्ट निकल कर आती है, तो वो ये वाली रिपोर्ट निकल कर आती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूंगा, हालांकि कई बार इसके बारे में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, अगर न्यूज़पेपर वाला आप लोग सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर ये बताइए रिसेंटली अभी जो आईपीसीसी की जो स्पेशल रिपोर्ट आई थी वो कौन से नंबर की रिपोर्ट थी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। नाम से आप लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है कि कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला गया कि इनमें से यहाँ पर जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी बनाई गई है अंडर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट इन इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री में कौन सी एंटिटी है, जो नीचे कमेंट जो नीचे दे रखी है यहाँ पर ऑप्शन में, जो हमारी कंट्री में ग्रीन क्लाइमेट फंड से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनको इंप्लीमेंट करेगी। पहले बोला गया यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा बोला गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, चौथा बोला गया यहाँ पर नेशनल एडेप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही है, ए बी सी डी, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। आंसर है बेसिकली इसका सी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड को बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के डेवलपमेंट की बात करता है और एग्रीकल्चर पर फोकस देता है। ये यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड के हिसाब से हमारी कंट्री में नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी है जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे इंडिया में, तो ये उसके ऊपर फोकस देगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 2010 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि यूएनएफसीसीसी के द्वारा एक फंड बनाया गया जिसको ग्रीन क्लाइमेट फंड बोला गया, और ये बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री है उनको फाइनेंस करने का काम करता है ताकि वो ऐसे प्रोजेक्ट लगा सके कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके, और एक तरीके से आप लोग ऐसा बोलिए कि रिन्यूएबल चीजों पर ज्यादा फोकस दिया जा सके। तो ये यहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया था ये फंड। तो 2010 में ये फंड बनाया गया था, ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो यूएनएफसीसी के द्वारा यहां पर सेट किया गया था ग्रीन क्लाइमेट फंड। और यहां पर अभी हमारी कंट्री में नाबार्ड है जो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने वाली है, और ये ओनली एक नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी है, इसके अलावा किसी को इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं दिया गया, ओनली नाबार्ड के पास में ये हक है। ठीक है, तो ये आप लोग आइडिया रखिएगा। आंसर इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, आंसर हो गया नाबार्ड यानी कि सी। आगे चलते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर पता होगा तो आंसर दे पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं दे पाओगे। वैसे इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। बात की जा रही है यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में। कौन सा नेशनल पार्क है जो आप लोगों को यहाँ पर बताना है, इन नेशनल पार्क में काउंट कर जो यहाँ पर ये जो बात दे रखी है ना ऊपर, ये किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बारे में दे रखी है। तो कौन से नेशनल पार्क के बारे में ये स्टेटमेंट है, ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि ये कंप्राइज करता है हिली एरिया, मार्सी या डिप्रेशन वाला रिवर, जो खासकर रिवर वाला एरिया, ग्रासलैंड और लार्ज लेक, ये सारा इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। ये जो चीजें यहाँ पर बोली गई है, यानी कि पहाड़ी, दलदली, नदी, घास और झील, ये सारा एरिया यहाँ पर उस नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। दूसरी स्टेटमेंट है स्टेब्लिश किया गया था 1936 में, और इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से भी पुकारा जाता था। दूसरी स्टेटमेंट ये है, और यहीं से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। बाकी तो आप लोग ज्यादा आंसर निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है अगर इसके बारे में पता है तो आंसर दे पाएंगे, वरना नहीं। तीसरा बोला गया कि ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो 93 में लॉन्च किया गया था, तो ये उसका पार्ट था, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया यहाँ पर अंसी नेशनल पार्क, बी में बोला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी में बोला गया दुधवा नेशनल पार्क, डी में बोला गया बेटला नेशनल पार्क। तो कौन सा यहाँ पर नेशनल पार्क है आप लोगों के हिसाब से, ए बी सी या डी, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। सही आंसर जो इसका है वो है ए, सही आंसर ए नहीं है सही आंसर जो है वो इसका बी, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेले नेशनल पार्क के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लोकेटेड कहां पे है, तो ये उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। और इसी के साथ में अगर आप लोग इसको देखेंगे, बंगाल टाइगर रिजर्व, बंगाल टाइगर को इंडेंजर जो कैटेगरी में था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल जो हमारी कंट्री में ये टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 में, और ये स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आंसर हो गया बी। आगे बढ़ता हूं, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। बात की जा रही है कौन सा यूनियन स्टेट या फिर यहाँ पर टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी या फ्री स्टेट है, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज मैंग्रोव जो कवर होता है वो पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, दलदली फॉरेस्ट इनको बेसिकली बोला जाता है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, बेसिकली जो भी कोई राज्य होगा वो आप लोग कोस्टल एरिया ही देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग एक तरीके से याद रखिए, मतलब कॉमन सेंस के तौर पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आंसर यहाँ पर आंध्र प्रदेश,
दूसरा आंसर है गुजरात, तीसरा है वेस्ट बंगाल, चौथा है अंडमान एंड निकोबार। इसलिए बोला गया क्योंकि कई बार ऐसे आंसर दे देंगे, मान लीजिए एक का ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, एक तो दे दिया कोस्टल एरिया, बाकी दे देंगे आप लोगों को उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे ऐसे एरिया दे देंगे, तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए ये वर्ड बोला गया, तो याद रखिएगा। तो कौन सा आंसर सही है, ए, बी, सी या डी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आप लोग आंसर देखेगा। आंसर जो है बेसिकली यहाँ पर वो है सी, यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि आप लोग सुंदरबन डेल्टा वहां पर देखते हैं। इसी के साथ में गुजरात और अंडमान ये यहाँ पर तीसरे और चौथे, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है, और आंध्र प्रदेश जो कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पर चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो वो याद रखिए, एक मिनट, यहाँ पर ये वाला याद रखिए, यह है चौथे नंबर का। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के बारे में। ये प्रोसीजर कई बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। बोला जा रहा है कि यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म रिमूव करने के लिए जो पोल्यूटेंट होते हैं सच एज ऑयल स्पिल, जो वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पर्टिकुलर एरिया में जो पानी का जो तेल का टैंकर है वो फूट गया और उसकी वजह से उस वाले एरिया में काफी ज्यादा जो ऑयल स्पिल हो गया, यानी कि एक तरीके से वहां पर तेल ही तेल, जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल फैल गया, उसकी वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु के जान को भी खतरा हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर उसको आप लोगों को हटाना है तो कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर आंसर। बड़े ही मिलते जुलते से आंसर है आप लोगों के सामने, इनमें से आप लोगों को आंसर छाटना है। पहला बोला गया है बायो रेमेडिएशन, ठीक है ना। दूसरा बोला गया है बायो मेथेनिएशन, तीसरा बोला गया है बायो रिडक्शन, चौथा बोला गया है बायो मैग्निफिकेशन। तो कौन सा आंसर यहां पर सही है आप लोगों के हिसाब से, जो ये काम कर सकता है, अगर तेल वगैरह मिल जाए पानी के अंदर उसको आसानी से हटा सकता है। तो जो आंसर है इसका आंसर है ए यहाँ पर बायो रेमेडिएशन। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये कुछ ऐसे आप लोगों को प्रोसीजर देखने को मिलता है, यानी कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं इनपुट और आउटपुट वाला फंडा है यहाँ पर। जो सही चीज है वो डाली जाती है और जो गंदी चीज है वो हटा दी जाती है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर ऐसे प्रोसीजर होगा कि इधर से मान लीजिए फ्लो हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ डाला जाएगा ताकि जो वो सतह से ऊपर वाली चीज है वो हटती चली जाए यहाँ पर, और उसी के इक्वल मान लीजिए तेल की बात की जा रही है तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा ताकि वो तेल वहां पर हटना स्टार्ट हो जाए और उसको ऊपर से निकाल लिया जाए। तो इस तरीके से एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत कोशिश ये की जाती है कि जो भी जहां पर भी जो मिलावट है, चाहे वो वाटर के अंदर हो, सॉइल के अंदर हो या सरफेस कोई मटेरियल हो, उससे यहां पर वो जो पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वहां पर उसको हटा लिया जाए। जैसे यहां पर क्रूड ऑयल की बात की जा रही है, तो ये टर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। आंसर आप लोगों के सामने क्या हो गया, आंसर आप लोगों के सामने हो गया ए। ओके, आगे चलते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि जो इकोसिस्टम होता है जिसको आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम को इंप्रूव करने की बात अगर की जाती है तो उसके बारे में बात की जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। बोला गया कि जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड ये एंटायरली यहाँ पर फाइनेंस किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप करता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, खासकर जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो इस तरीके से इंप्रूव किया जाएगा लाइवलीहुड, पर्टिकुलर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कम्युनिटी सब मिलकर काम करेंगे। तो इस किस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में फोकस देना है। तो ये है दूसरी स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो जो आंसर है वो बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर है बेसिकली इसका सी, यानी कि दोनों ही सही है। ये एंटायरली जो फंड किया जा रहा है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है, और किस तरीके से सबको मिलकर यूज कर हम इकोसिस्टम जो सर्विस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस रहता है। बेसिकली कम्युनिटी का इंक्लूजन वहां पर होता है ताकि लोकल एरिया में जो लोग जानते हैं पर्टिकुलर चीज के बारे में वो उसका सोल्यूशन निकाल सके। यानी कि अगर आप लोगों को बोले कि आप लोगों के मोहल्ले में कौन सी गली कहां से जाकर कहां को मुड़ती है तो आप लोग उसको बता पाएंगे आराम से। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर ये साइबेरियन क्रेन के बारे में बात की जा रही है। ये हमारी कंट्री में रेगुलर विजिट करता है, और ये आप लोगों को बताना है कौन से नेशनल पार्क या फिर बर्ड सेंचुरी में हमारी कंट्री में ये रेगुलरली विजिट करता है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पिक्चर आप लोगों के सामने यहाँ पर इस पक्षी की, इसके आंसर आप लोगों के सामने बताना है। ये जो चार ऑप्शन है इनमें से छांटना है। पहली जो स्टेटमेंट है बोला गया यहाँ पर कैलेडियो नेशनल पार्क, दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया रंगानाथिडु ये बर्ड सेंचुरी, तीसरा बोला गया यहाँ पर यह वेदांतगल ये है बर्ड सेंचुरी, चौथा बोला गया यहाँ पर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, तो अपना आंसर बताइए फिर आंसर देखेगा। तो आंसर जो सही है यहाँ पर ये है ए, यानी कि कैलेडियो नेशनल पार्क। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कैलेडियो नेशनल पार्क ये राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलता है, भरतपुर में, और थाउजेंड्स ऑफ बर्ड यहाँ पर विजिट करती है ड्यूरिंग विंटर सेशन। अगर आप लोग बात करेंगे तो विंटर का जो सीजन रहता है काफी यहाँ पर बर्ड के द्वारा विजिट किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया गया है, और ये रिचेस्ट वर्ल्ड एरिया माना जाता है नॉर्मली अगर आप लोग इसको देखेंगे तो। साइबेरियन जो रेयर क्रेन है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में विजिट करता है विंटर सेशन में, और ये रेगुलर है
ऐसा नहीं कि इस साल आएगा नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, हर साल ये विजिट करता है। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर आप लोग के सामने ए हो गया। हमारी कंट्री के इर्द गिर्द घूम रहा है ये क्वेश्चन है आप लोग के सामने। बात की जा रही है डक्कन पैसेज के बारे में। डक्कन मार्ग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी पोजीशन कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है इसकी। ए ऑप्शन है यहाँ पर नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान के बीच में, बी ऑप्शन है यहाँ पर लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में, सी ऑप्शन है यहाँ पर साउथ अंडमान या फिर लिटिल अंडमान के बीच में, और डी ऑप्शन है यहाँ पर कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में, आप लिटिल निकोबार के बीच में। आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा, तभी आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए पहले एक बार यहाँ पर नजर डाल देते हैं किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, इस पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारा प्यारा भारत। और इसके आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं ये कैसे यूज करते हैं ये वाला मैप, और दूसरे वाला जो अर्थ मैप सैटेलाइट वाला मैप होता है वो कैसे यूज करते हैं, यानी कि ये वाला मैप कैसे यूज करते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को दोनों के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। ये ज्योग्राफी में आप लोग काफी फायदा पहुंचाएगा, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि हाउ टू यूज गूगल मैप बाय वीर, आप लोगों को वैसे भी आ जाएगी वो, ठीक है। तो देख लीजिएगा डिटेल में कैसे कैसे डिटेल में वहां पर कई सारी और भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी गई है। आइए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर डेक्कन पैसेज की बात कर रहे हैं। हमारा प्यारा भारत हो गया, इधर हो गया अरेबियन सी, लेफ्ट साइड में राइट साइड में हो गया यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर यह है डेक्कन पैसेज। थोड़ा सा जैसे ही जूम करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। जैसे आप लोग इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन इसके अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं कहां पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, ये आप लोग के सामने आ गई। नीचे आ गया लिटिल, ये आ गया लिटिल अंडमान, ठीक है ना। ऊपर आप लोग थोड़ा आएंगे तो ये है मिडिल अंडमान, और इसको आप लोग अगर दूसरे वाली पिक्चर में देखेंगे तो आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, ये हो गया साउथ अंडमान यहाँ पर, ठीक है। अगर थोड़ा जूम करके और देखा जाएगा, ये हो गया यहाँ पर डेक्कन पैसेज, और ये हो गया लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। ये अगर देखा जाएगा डेक्कन पैसेज की अगर बात करें, ये लगभग जो चौड़ाई इसकी अगर देखेंगे आप लोग, ये 48 किलोमीटर के करीब यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है, लगभग 30 माइल के करीब, ठीक है। ये वाइड है यहाँ पर, जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। और बे ऑफ बंगाल में ये आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली, यानी कि इसके अगर आप लोग इसके यहाँ पर बोला गया अगर डेक्कन पैसेज को अगर देखेंगे आप लोग तो एक साइड में आप लोगों को बे ऑफ बंगाल और एक साइड में आप लोगों को अंडमान सी देखने को मिलेगा। मैप में एक बार देखिए, थोड़ा सा आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये आप लोग अंडमान सी की अगर बात करेंगे, ये देखिए इधर हो गया अंडमान सी, और यहाँ पे आप लोग को बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया बे ऑफ बंगाल और ये हो गया अंडमान सी, बीच में यहाँ पर ये पड़ रहा है। तो इस तरीके से कई सारी लोकेशन एक ही क्वेश्चन में आप लोग क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगी कहां पर क्या क्या लोकेशन है तो आप लोग याद रख सकते हैं। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है यहाँ पर ये डेक्कन पैसेज। वैसे एक बार आप लोग यहाँ पर और नजर डाल सकते हैं, जैसे आप लोग देखें यहाँ पर ये हो गया मिडिल अंडमान। थोड़ा सा अगर आप लोग इसको नीचे आकर देखेंगे, ये हो गया साउथ अंडमान, जिसमें पोर्ट ब्लेयर आप लोगों को नजर आएगा, कैपिटल है जो कि यहाँ की। और नीचे आएंगे तो ये हो गया लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, तो इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने यहाँ पर है, ये बात कर रहा है टिग्रिस रिवर के बारे में। टिग्रिस रिवर के बारे में जो स्टेटमेंट है बोला जाए, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि टिग्रिस रिवर ये फ्लो करती है तुर्की से होती है एंड इराक से होती जाती है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये जो रिवर है ये मेडिटेरेनियन सी में जाकर एम्प्टी होती है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरती है। इनकरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया काफी न्यूज में है रिसेंटली अभी, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया जरूर होना चाहिए। तो अभी दिखाएंगे इस एरिया को। ए में बोला गया है ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव, यानी कि इनकरेक्ट की बात पूछी जा रही है। तो आप लोग अपना आंसर लिख दिया कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में आंसर देगा कीजिए, ठीक है। नजर डालते हैं आंसर के यहाँ पर। आंसर है यहाँ पर इनकरेक्ट बी। जो बी आंसर है वो इनकरेक्ट है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है जो ये तुर्की और यहाँ पर बोला गया है कि तुर्की और इराक से होकर जाती है, तो जी हाँ ये तुर्की और इराक से होकर जाती है। ये देखिए ये हो गया तुर्की यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर नीचे इराक, और ये हो गया यहाँ पर टिग्रिस रिवर। पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया है कि ये कहां पर गिरती है, ये बोला गया है वहां पर मेडिटेरेनियन सी में, पर लेकिन ये मेडिटेरेनियन सी में नहीं, पर्शियन गल्फ में जाकर यहां पर ये गिरती है। तो ये इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ में कनेक्टेड एक रिवर का नाम और याद रख सकते हैं आप लोग, ये यूफ्रेट रिवर्स, ये आप लोगों को देखने को मिलती है कहां पर, ये भी बेसिकली यहाँ पर जो ऊपर देखिए आप लोग तुर्की से होती है, यहाँ पर सीरिया के क्रॉस करती है यहाँ पर ये, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये इराक से होती है, ये यहाँ पर मिल जाती है, इराक के अंदर ही ये यहाँ पर टिग्रिस रिवर से मिल जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये दोनों रिवर है इनका जो मिलन पॉइंट है वो कहां पर है। तो
तो ये इराक के अंदर में है इसका, और फिर आगे चल के ये पर्शियन गल्फ में गिर जाती है। तो इस तरीके से भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिए इसके बारे में, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और ये रीजन काफी न्यूज में आप लोग जानते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप लोग सुनते हैं, वहां पर जब डिस्कस करता हूं तो ये एरिया में आप लोग कई बार दिखाता हूं, तो न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है। तुर्की जमाल खशोगी की वजह से न्यूज में था काफी दिनों से, ईरान न्यूज में रही है यूएसए और ईरान के रिलेशन की वजह से, ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से, तो ये तमाम रीजन काफी न्यूज में रहता है, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, आंसर हो गया बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहे हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में। मेकोंग गंगा, मेकोंग एक रिवर है और गंगा हमारी रिवर है जिसको आप लोग जानती हैं, उनके नाम पर यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन को स्टेब्लिश किया गया था। ये किया गया था नवंबर 10, 2000 में वियतनाम लाओस के अंदर में। पहली स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ में ये मर्ज कर क्वेश्चन बनाया आप लोगों के सामने। ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी में आगे पूछे जा सकते हैं, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी और जो पॉलिटिक्स है खासकर उसको मिक्स कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया, दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि मेकोंग जो है यहाँ पर ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है ईस्ट एशिया के अंदर, ये बोला गया है। और बोला गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, उसके बाद में फिर आंसर देखिएगा। तो जो आंसर है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर देखिए, ये होगी मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर ये चाइना से निकलती हुई यहाँ पर आप लोग देखिए, ये म्यांमार को भी यहाँ पर टच करती है, यहाँ थाईलैंड हो गया, और यहाँ पर आप लोग आएंगे तो नीचे इधर से होती है यहाँ पर लाओस, ये यहाँ पर आप लोगों को कंबोडिया और इसके साथ में वियतनाम। तो ये टोटल एरिया है जिनसे होती हुई जाती है। मेकोंग गंगा एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ईस्ट एशिया वहां पर बोला गया है, ईस्ट एशिया नहीं है वो साउथ ईस्ट एशिया है। यानी कि अगर आप लोग ऐसे मैप देखेंगे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया यहाँ पर ईस्ट, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो अगर यहाँ पर ईस्ट बोला गया तो यहाँ पर ये रिवर यहाँ पर हो गई, इसका मतलब ईस्ट बोला गया है, पर लेकिन साउथ ईस्ट बोला गया इसका मतलब ये रिवर यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ईस्ट बोलता तो इसका मतलब ऊपर होती, कहीं जाकर चाइना के कॉर्नर पर ऊपर को कहीं देखने को मिलती, यानी कि अगर ईस्ट बोला जाता तो कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि ईस्ट का मतलब ये यहाँ कहीं होती इधर रिवर, पर लेकिन ये साउथ ईस्ट में आ गई। अगर आप लोग ऐसे यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो यहाँ पर ही आप लोगों को रिवर देखने को मिल रही है, ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट को लेकर माइंड में। तो ये यहाँ पर साउथ ईस्ट रीजन में है, और बाकी अगर देखा जाए तो चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इनसे होती हुई ये रिवर गुजरती है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिए आप लोग थोड़ा सा। तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में यहाँ पर जब बात करते हैं आप लोग, तो ये यहाँ पर 2000 में स्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका पार्ट है, इंटरेस्टिंग है, और चाइना इसका पार्ट नहीं है। बाकी फिर कौन कौन है यहाँ पर पार्टनर, तो उनके बारे में आप लोग याद रखिए। इंडिया तो हो ही गया है यहाँ पर, खासकर जो इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी की आप लोग बात करते हैं उसके बेस पर इंडिया यहाँ पर इन कंट्रीज के साथ में अपना व्यापार अच्छा करने की कोशिश करता है, इनके ट्रेड डेवलपमेंट की कोशिश करता है। इंडिया हो गया, उसके बाद फिर थाईलैंड हो गया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो ये टोटल कंट्री यहाँ पर चाइना नहीं है, जबकि चाइना से होते हुए ये मेकोंग रिवर गुजरती है। बाकी ट्रांस बाउंड्री की बात करें तो ये हो गया यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया, ना कि ईस्ट एशिया। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने, ए आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का नाम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है रिसेंटली, अभी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को भी लेकर, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। ये क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो किस किस कंट्री के बीच में है, ठीक है, किस किस कंट्री के बीच में रिलीजियस प्लेस को कनेक्ट करता है, तो इंडिया और पाकिस्तान। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, पर लेकिन यहाँ पर डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी की बात की जा रही है सॉरी। तो यहां पर ज्योग्राफी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। बोला जा रहा है करतारपुर कॉरिडोर जो प्रपोज किया गया रिसेंटली अभी न्यूज में था, वो कौन सी रिवर के ऊपर है, ये आप लोगों को बताना है। तो झेलम बोला गया है, चेनाब, रवि या फिर ब्यास। अपना नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। तो आइए डिटेल में एक बार समझ लेते हैं इसके बारे में। तो आंसर तो सी है, यानी कि रवि रिवर है यहाँ पर, जो यहाँ पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहाँ पर अप्रूव किया गया। हमारी कंट्री में जो है यहाँ पर यह डेरा बाबा नानक, और यहाँ पर करतारपुर जो यहाँ पर अगर पाकिस्तान में बात करें तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है। करतारपुर के साथ में जो गुरुद्वारा है तो वहां पर उसके साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है। रीजन क्या है, श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा यहाँ पर लास्ट के जो 18 ईयर है लाइफ के अपने, वो यहाँ पर उनके द्वारा स्पेंड किए गए थे। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी कंट्री और पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के लिए। और वैसे भी ये गुरुद्वारा जो होते हैं ये हर एक मतलब रिलीजन के लिए खुले होते हैं, बेसिकली हर एक रिलीजन के लोग यहाँ पर जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार तो मैं भी विजिट कर चुका हूँ, मतलब काफी अच्छा लगता है।
गुरुद्वारे में, या फिर आप लोग जिस तरीके से आप लोग देखिए अजमेर में अगर आप लोग जाएं तो वहां पर आप लोग दरगाह पर विजिट कीजिए, काफी तसल्ली मिलती है। मतलब हर एक रिलीजन के जो ये प्लेसेस होता है आप लोग यहाँ पर जाकर देखेगा, कहीं पे आप लोग को ये नहीं लगेगा कि भैया ये पर्टिकुलर इसी चीज के लिए, अगर आप लोग अपने दिल को शांत रखकर जाएंगे वहां पर बिना किसी रिलीजन से कनेक्ट हुए हुए, ठीक है, तो अच्छा लगता है काफी। तो यहाँ पर ये हो गया रवि रिवर है, इसके ऊपर को ये एक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, हिंदी में बोलूं तो गलियारा, ठीक है, कनेक्ट करने की बात की जा रही है ताकि दोनों कंट्री के बीच में अच्छे से रिलेशन यहाँ पर हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से रीजन को कनेक्ट करें, किस कंट्री के बीच में, कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और कौन किस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो श्री गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने, आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है, तो रवि रिवर है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये है किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क को अगर छोड़ दिया जाए, सारे नेशनल पार्क की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट साउथ इंडिया मतलब सेंट्रल इंडिया सारे नेशनल पार्क में ऑलरेडी यहां पर आप लोग ये कवर करा चुका हूं, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर किसी ने अब तक वीडियोस नहीं देखी है, वो सारे डिटेल में हमारी कंट्री में जितने भी नेशनल पार्क है सारे कवर करा चुका हूं, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप लोगों को वहां पर क्लियर होना चाहिए माइंड में, और उनका रिविजन भी नैनो मैगजीन में होता रहता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग उसको कनेक्ट कर जरूर चलिए। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, बोला जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा बोला जा रहा है उत्तराखंड में, तीसरा बोला जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, चौथा बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में है। तो अपना आंसर लिखिए और फिर आंसर देखिएगा। आंसर जो है इसका वो है ए, यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर आप लोग लोकेशन को वैसे भी जानते हैं ना, न्यूज में रहती है कई बार, तब भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर नॉर्थ में इसके यहाँ पर ये है रिन्ने रिवर, साउथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है किबार नाला कैचमेंट की, ईस्ट में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, और इसके वेस्ट में जाएंगे तो ये है मारवा रिवर। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है जो चारों तरफ की बाउंड्री यहाँ पर बताई गई है। बाकी काफी कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर वैसे ही न्यूज में काफी रहता है, जो ये जगह जो है पर्टिकुलर, तो इसलिए भी इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में याद रखिए ताकि क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है पर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन है जो कि पास्ट में कई बार पूछा जा चुका है। बात की जा रही है यहाँ पर मोलेसिस बेसिन के बारे में। ये मोलेसिस जो बेसिन है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। आसाम को बोला जा रहा है, आसाम नोन एज मोलेसिस बेसिन, आसाम को मोलेसिस बेसिन के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये मेड अप होता है सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड जो डिपॉजिट होता है, यानी कि मान लीजिए कहीं पर ऐसी मिट्टी है, ऐसा डिपॉजिट है जो कि ढंग से टाइट नहीं हुआ है, वो खिसकता रहता है, उस टाइप की आप लोग बोलिए, ठीक है। तो उस तरीके से मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, कहीं पे गहराई है थोड़ी जैसे, और आप लोगों को वहां पर कोई अपना मकान बनाना है तो बहुत सारी मिट्टी डाली जाती है, तो मिट्टी डाल के फिर क्या किया जाता है, उसको ठोका जाता है ताकि वो जो मिट्टी है थोड़ी सी टाइट हो जाए, जैसे सिद्धू सिंह बोलते हैं ठोको ताली, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, उसको यहाँ पर थोड़ा सा टाइट किया जाता है, उसके ऊपर फिर वो किया जाता है, जैसे आप लोगों ने रोड भी देखी होगी बनते हुए, ये जो है ये अनकॉन्सोलिडेटेड रहती है, नहीं कि थोड़ा सा ये टाइट नहीं रहती है, थोड़ा झेलमेल टाइप की रहती है, ऐसे खिसक जाती है। तो उसके बारे में बोला गया कि आसाम में है ये एरिया, बेसिकली आसाम को बोला जाता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। आंसर आप लोग देख लीजिए, ये जो है मिजोरम को अगर आप लोग देखें तो मिजोरम को लैंड, ये लैंड ऑफ द रोलिंग माउंटेन्स बोला जाता है, यानी कि जो ये बना हुआ है ना जिस पर्टिकुलर एरिया में, वो अनकॉन्सोलिडेटेड है, यानी कि थोड़ा बहुत खिसकती रहती है चीजें, तो इसलिए इसको इस तरीके से बोला जाता है। और जो ये फिनोमिनन है इसको मोलेसिस बोलते हैं हम बेसिकली। तो मोलेसिस बेसिन इसीलिए बोला गया क्योंकि वो फिक्स लैंड नहीं है, वहां पर बिल्कुल भी कुछ ना कुछ हिलता डुलता रहता है, थोड़ा बहुत इधर को जो वहां पर माउंटेन है वो खिसकती रहती है हल्की फुल्की। अब ऐसा भी नहीं है कि वो एक दो किलोमीटर इधर उधर हो गई, ये इन चीज में देखने को मिलता है, बहुत ही माइन्यूट होता है पर हाँ खिसकती रहती है वो, ठीक है। तो उसी के नाम पर मिजोरम को यहाँ पर ये इसको मोलेसिस बेसिन के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि अनकॉन्सोलिडेटेड यहाँ पर डिपॉजिट लैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन भी इसको बोला जाता है। तो किसी भी टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन बने इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट में यहाँ पर आसाम नहीं यहाँ पर मिजोरम आएगा, ओके। तो इसके बारे में याद रखिए, ये हो गया यहाँ पर आप लोग का आंसर। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करता है, ये सेंसस के बारे में बात कर रहा है। जब तक 2021 का सेंसस नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों के लिए 2011 का सेंसस ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में आइडिया रखिए। आप पहले जो स्टेटमेंट है उसमें देख लेते हैं और बोला गया है इनकरेक्ट कौन सा है, ये आंसर है आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2001 के कंपेयर में, यानी कि 2001 का जो डेटा था उसके हिसाब से 10 साल में अगर हम लोग नापते हैं तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बढ़ा है हमारी कंट्री में, ये बात बोली जा रही है।
दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला है 2011 के सेंसस के हिसाब से चले तो केरला जो है वो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है सारी स्टेट में। अगर हम लोग बात करें इनके 29 स्टेट में से सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो केरला के अंदर है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है यहाँ पर नॉर्मली 0 से 6 साल के बीच में ही हम लोग काउंट करते हैं। तो कौन सा आंसर इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो आप लोग अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, तब आगे आंसर देखिएगा। तो ढंग से देखा जाए तो सी आंसर है यहाँ पर, यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट है। पहले जो बात बोली जा रही है चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो 0 से 6 साल के बीच के जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है, जो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 2011 के कंपेयर में अगर यहाँ पर चलते हैं तो, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पर, यानी कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है। और यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में बोला गया कि ये इंक्रीज हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो पहले जो हुआ करता था ये 927 हुआ करता था, फिर 911 हो गया, ये 919 हो गया, तो घटा है यहाँ पर 10 साल के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पर फीमेल पर 1000 मेल देखते हैं, यानी कि अगर बच्चे जो पैदा हुए हैं 1000 बच्चे अगर मेल पैदा हुए हैं तो कितनी फीमेल पैदा हुई है, तो ये देखा जाता है। तो 1000 बच्चों पे पहले यहाँ पर जो बॉयज पर अगर आप लोग देखते हैं मेल पर, यानी कि ये 927 हुआ करती थी, अब घटकर ये 919 हो गई थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करिए। अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 972 देखने को मिला, यानी कि 1000 अगर बच्चे मेल पैदा होते हैं तो 972 फीमेल पैदा हुई। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, ना कि केरला में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सी आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एवरग्रीन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। क्वेश्चन देखिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आंसर देखिएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप लोग शिफ्ट कर पहुंच जाते हैं खेती करते हुए, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है उसको यहाँ पर दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर ये सेल्स एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस तरीके से जो फूड प्रोडक्शन के लिए, ये ऐसे यहाँ पर खासकर जो फोकस किया जाता है नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पर हम लोग ऐसे करते हैं। बेसिकली करते क्या है, बोला गया है एक जगह जलाते हैं और वहां पर खेती करते हैं, फिर यहां से जब उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। तो इस तरीके से काम चलता रहता है। फिर यहाँ पर जब 10, 20, 50 सालों के बाद में यहाँ पर फिर से पेड़ उग जाते हैं तो फिर आगे काटते हैं, ऐसे काम चलता रहता है। बोला जा रहा है कि ये जो कल्टीवेशन है यहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर बताता हूं। आंसर है यहाँ पर इसका डी, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। क्या करते हैं बेसिकली एक जगह से जलाते हैं, उसको ग्राउंड को क्लियर करते हैं, वहां खेती करते हैं, और जब जलाते हैं तो राख भी होती है वहां पर, तो एक तरीके से उर्वरक शक्ति भी मिल गई। तो खेती करते हैं, जब वहां खेती कंप्लीट हो जाती है वहां फिर वो बंजर होने लगती है जमीन, उसको छोड़ के फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, फिर वहां जलाते हैं, फिर काटते हैं पेड़ पौधे, उस तरीके से काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर की केमिकल की जरूरत नहीं होती है, वो एक नेचुरल खेती होती है। और बेसिकली वहां पर ऐसा नहीं है वो कमर्शियल खेती करते हैं, बस अपना खाना उगाने के लिए वो काम करते हैं, यानी कि अपने पेट पूजन का काम बेसिकली उनका रहता है। ये नहीं कि वहां पर वो बिजनेस के लिए कोई व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आंसर डी हो गया। और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से या फिर झूम कल्टीवेशन के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये शब्द कई बार यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर एक आइलैंड के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर मिगिंगो आइलैंड। मिगिंगो आइलैंड के बारे में बोला जा रहा है कि ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, रिसेंटली अभी न्यूज में था यहाँ पर। ये देखते हैं क्यों न्यूज में था, पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए। लेक टिटिकाका की बात की जा रही है, लेक विक्टोरिया की बात की जा रही है, लेक तंजानिका की बात की जा रही है, लेक बैकाल की बात की जा रही है। तो कहां पर ये बेसिकली लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। अपना आंसर लिखिए, फिर आंसर देखिएगा, डिटेल में डिस्कस करता हूं सारी बातें ताकि आप लोग क्लियर कर सके माइंड में। सबसे पहले तो बात यहां पर ये हो गई यहाँ पर लेक विक्टोरिया। अगर इस लेक विक्टोरिया की बात करें आप लोग दूसरे मैप में देखिए तब और अच्छे से आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे। लेक विक्टोरिया हमारा प्यारा भारत यहां पर हो गया। इधर अगर आप लोग आएंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर तो जूम कर इसको हम लोग देखेंगे तो ये है यहाँ पर आप लोगों के सामने लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये हो गई लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में उधर हो गया युगांडा, इधर हो गया कीनिया, और नीचे अगर आप लोग आएंगे इसको ये हो गया तंजानिया। तो यहाँ पर ये लेक विक्टोरिया के अंदर आप लोगों को ये आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये आइलैंड आप लोगों को लेक विक्टोरिया के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर। तो यहाँ पर लेक विक्टोरिया के अंदर यहाँ पर ये 1 मिनट यहाँ पर ऐसे नहीं दिखेगा शायद, ये अब ज्यादा जूम हो गया हुआ है अभी 1 मिनट देखते हैं इस तरीके से, या फिर लिख के सर्च करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, इसको वैसे देखता हूँ मैं, 1 मिनट लिख के सर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा सा आइलैंड है, वैसे नहीं दिखेगा। ये देखिए अब आप लोगों के सामने है। अब इसको जूम आउट करता हूँ मैं, अब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है।
अब आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया कि किस किस के बीच में यहाँ पर इसको लेकर लड़ाई है, तो वो भी आप लोग याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये युगांडा और कीनिया के बीच में टेंशन है यहाँ पर, ये आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब मैप देखिए, ये मैप में आप लोग देखिए, थोड़ा सा और जूम करता हूं पहले। यहाँ पर ये यहाँ पर कीनिया हो गया और यहाँ पर इसके जो लाइन है इसके इधर युगांडा हो गया, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर कीनिया हो गया एक साइड में, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर कीनिया लिखा हुआ है और इधर युगांडा लिखा हुआ है, ये लाइन जो बीचों बीच गई हुई है, ठीक है। तो इसके आप लोग यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मिगिंग हो गया, तो इसको लेकर दोनों कंट्री के बीच में लड़ाई रहती है। अब आप लोग देखिए इसके एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर पड़ रहा है, तो लेक विक्टोरिया के बीचों बीच में, ये लेक विक्टोरिया के बीचों बीच में नहीं बोलूंगा इसको, कोने पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है थोड़ा बेसिकली, ये कहां पर, ये कीनिया साइड में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा। तो दोनों के बीच में इसको लेकर लड़ाई है यहाँ पर, तो इसलिए काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो लेक विक्टोरिया के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बात की जा रही है यहाँ पर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। इससे बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इससे रिलेटेड। सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पर जब रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है लेक से और फ्लो होती है ऑल द डायरेक्शन, यानी कि कोई लेक है उसमें से रिवर ऑल द डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उसको बोलते हैं यहाँ पर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। दूसरे बोला गया कि जब ट्रिब्यूटरी जो होती है रिवर की वो पैरेलल फ्लो होकर चलती है ईच अदर के पैरेलल में, उसको हम लोग रेडियल ये ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तीसरा जो यहाँ पर बोला गया, ये बोला गया कि जब रिवर जो है वो डिस्चार्ज होती है, यानी कि अपने पानी को डिस्चार्ज करती है लेक के अंदर में जाकर, इस तरीके से आप लोग उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। चौथा बोला गया कि जब रिवर जो है ओरिजिनेट होती है हिल पे से, यानी कि कोई हिली एरिया है और ऐसे वहां पर चारों तरफ को जाती है, उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। तो कौन सा आंसर सही है आप लोगों के हिसाब से, फिर मेरा आंसर देखिएगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आंसर जो है यहाँ पर ये ऐसे देखिए, कोई रिवर अगर यहां से ओरिजिनेट होती है और वो ऐसे चारों तरफ को फैलती है इस तरीके से, तो इसको बेसिकली रेडियल पैटर्न आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चारों तरफ को चारों डायरेक्शन में जब फैल रही है यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोग इसको रेडियल पैटर्न यहाँ पर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने, यहाँ पर आंसर हो गया इसका यहाँ पर, ये आप लोग देखेंगे डी आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और हाँ, इसी के साथ में जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट थी, जब लेक या फिर जो यहाँ पर जो वाटर होती है वो डिस्चार्ज करती है डिप्रेशन में, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो बेसिकली रेडियल पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया है, तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो फिर प्रॉब्लम है, ये आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा रहा ये डिस्कशन, इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, और कुछ वीडियोस अभी 1-2 दिन के अंदर आप लोग के लिए आ रही हैं, बेसिकली उनको आप लोग एंजॉय करते रहिए और प्रैक्टिस करके जाइए। अब कुछ भी नया आप लोगों को नहीं पढ़ना है, नए से थोड़ा बचिए, ताकि जो भी ऑलरेडी आप लोगों के पास में है उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सके। आप लोगों ने देखा होगा द हिंदू की वीडियो के अंदर भी मैं ऑलरेडी आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही करा रहा हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे से चीज़ों को लेकर चलें ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करना, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।